हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो यात्रा एकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज से हम लोग चालू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अगर आपको द लिविंग वर्ल्ड रिवाइज करना है या शुरू से चैप्टर पढ़ना है तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ ये प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इसी चैनल पे, तो आप लोग उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वो कंप्लीट करने के बाद अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आज हम लोग एकदम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारे 11th बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने ये पढ़ लिया था द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ही कि हमारी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हमको कुछ किंगडम्स के बारे में जानना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया हमारे 5 किंगडम है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमको पढ़ना है किंगडम मोनेरा, है ना, उसके बारे में देखना है। सेकंड, किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बारे में देखेंगे। थर्ड, किंगडम फंगाई, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में वायरसेस जो कोई किंगडम में बिलोंग नहीं करते, लाइकेंस, वायरॉइड्स, माइकोराइजे, ये जो कोई किंगडम में बिलोंग नहीं करते उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। कुछ डिजीजेस भी हैं जैसे BSE, है ना, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये सब बहुत सारी डिजीजेस हैं लास्ट में जो आती हैं, उसको हम लोग पढ़ लेंगे जो एनसीईआरटी में दी गई है। तो ये 3 किंगडम्स को, ये 3 किंगडम्स को हमको कहाँ पढ़ना है? इसी चैप्टर में पढ़ना है और डिटेल में एक 3 किंगडम के बारे में जानना है। इतना भी डिटेल नहीं कि हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी जाएं। आउट ऑफ एनसीईआरटी हम लोग थोड़ा थोड़ा जाएंगे ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि एनसीईआरटी में हर किंगडम के लिए कुछ पैराग्राफ्स दिए हैं, लेकिन उन पैराग्राफ्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है, लेकिन वो स्कैटर्ड हैं, है ना, बहुत दूर दूर हैं, मतलब एक ऑर्डर फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग एकदम ऑर्डरली मैनर में पढ़ेंगे। नोट्स आप बनाना और नोट्स को पढ़ने के बाद आई एम श्योर कि आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप कनेक्ट कर पाएंगे और उन चीज़ों को याद रखने के लिए आपको आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग ये 3 किंगडम्स सबसे पहले पढ़ेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें फिर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्या किंगडम बेस्ड पे आएंगे या फिर उनके फीचर्स पूछे जाएंगे? तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़, इस चैप्टर की सबसे ज़रूरी चीज़ ये है इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे मोनेरा में एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल्स क्या हैं, फंगाई में एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, चलो मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ क्वेश्चन का। ठीक है, एक क्वेश्चन का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि इनमें कैसे क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश मत करिए, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पहले पढ़ लिया, ड्रॉपर हो, तो आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज, बोलोगे कि सर आते ही क्वेश्चन, ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है इस चैप्टर के ना, एमसीक्यूज कैसे आते हैं नीट में। तो ए ऑप्शन हो गया, समझो पूछ रहा है डाई कैरियन स्टेज कौन से किंगडम, कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, तो हम लोग दे देते हैं ना, एल्ब्यूगो, बी हो जाएगा एस्पेरजिलस, सी कर देता हूँ कॉलिटोट्राइकम, डी कर देता हूँ म्यूकर। ठीक है, तो ऐसे, तो अब इसमें आप लोग को किंगडम्स के नाम नहीं दिए जाएंगे डायरेक्टली, है ना। किंगडम्स के नाम डायरेक्टली दिए जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ना, क्योंकि मैं किंगडम्स को तो पढ़ाने वाला हूँ, किंगडम्स के फीचर्स पढ़ाने वाला हूँ,
लेकिन उस किंगडम्स के फीचर्स में आपको एग्जाम्पल्स जो हैं उन किंगडम्स के पर्टिकुलर याद रखने पड़ेंगे। फिर वो सारे किंगडम्स के एग्जाम्पल्स को मिक्स कर करके पर्टिकुलर फीचर के बारे में पूछ लेगा, तो आप लोग को इनके वो निकालना पड़ेगा। अब देखो ये फंगाई है, अल्ब्यूगो, फंगाई में भी ये फाइकोमाइसिट्स है, एस्पेरिलिजिलस भी फंगाई है, और फंगाई में ये एस्पेरिजिलस है ना, एस्कोमाइसिट्स है, कॉलिटोट्राइकम भी फंगाई है, और फंगाई में ये है हमारा ड्यूटेरोमाइसिट्स, और म्यूकर भी क्या है, फाइकोमाइसिट्स। ठीक, अब देखो डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियन स्टेज जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि डाइकैरियन स्टेज हमारे सिर्फ एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स शो करते हैं। ठीक है, तो इनमें बेसिडोमाइसिट्स तो कोई है नहीं, एस्कोमाइसिट्स ये है, तो ये एस्पेरिजिलस आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसमें आप लोगों के चैप्टर से ये क्वेश्चन देख के मालूम पड़ रहा होगा कि चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल से पहले ये डाइकैरियन स्टेज भी समझना पड़ेगा, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़, पर्टिकुलर किंगडम की प्रॉपर्टीज़ और उनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स रट लेने, लिटरली रट लेने, उनको याद कराने की निमोनिक्स हो सकते हैं, लेकिन वैसे एज यूजुअल कोई ट्रिक्स नहीं होंगी। तो आपको डाइकैरियन स्टेज जैसे फीचर्स दिया गया है उसके एग्जाम्पल्स भी सब रट लेने हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं हम लोग किंगडम मोनेरा। ठीक है, हम लोग किंगडम मोनेरा स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल लो मोनेरा। अब मोनेरा के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इनका सिंपल बेसिक फीचर्स पढ़ लेंगे। ठीक है, बेसिक फीचर्स देख लेंगे। सेकंड चीज़ हम लोग देख लेंगे इनके न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। लाइन से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देख लेंगे बेसिक फीचर्स, उसके बाद देख लेंगे हैबिटेट क्या है उनका, उसके बाद देख लेंगे स्ट्रक्चर क्या है उनका, उसके बाद देख लेंगे न्यूट्रिशन क्या है उनका। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, और लास्ट में क्लासिफिकेशन भी देख लेंगे। अब मेरे को मोनेरा के स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक फीचर्स, है ना। बेसिक फीचर्स सबसे पहला पॉइंट है ना, ABCDE, ये 5 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक फीचर से। तो आप लोग को, अगर आप लोग सेल चैप्टर पढ़ के आए हो या फिर नहीं भी पढ़े हो, तो भी मैं बता देता हूँ कि मोनेरा, देखो हमारे पास 2 तरह के सेल्स होते हैं, 2 तरह के सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, देख लो, ये देखो, ये 2 सेल्स हैं, समझो ये है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और ये है यूकैरियोटिक। अब आप लोग को अगर सेल भी नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हमारी बॉडी बहुत सारे, ये जो ऑर्गन्स है ना, हाथ पाँव, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी ऑर्गन्स टिश्यू से मिलके बनते हैं। बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, और टिश्यूज़ क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल, बराबर, कलेक्शन ऑफ सेल। तो सबसे बेसिक चीज़, हम लोग अगर बॉडी को जूम 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 करके देखेंगे तो बेसिक चीज़ जो बार बार रिपीट होगी हमारे बॉडी में, उनको हम लोग सेल कहते हैं। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में हम लोग 2 तरह के सेल्स पढ़ते हैं। अभी के लिए बेसिक एकेडमिक्स लेवल पे तुम लोग को 2 ही सेल के बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सबसे पहले आ चुका है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो इनमें हम लोग को क्या देखने मिलता है कि इनमें ये प्रिमिटिव है ना, और ये बाद में आए हैं, ये बाद में आए, ये हम में प्रेजेंट है। जो एडवांस एनिमल्स होते हैं ना, जो इवॉल्व हो चुके हैं, उनमें यूकैरियोटिक होता है, और जो प्रिमिटिव हैं, पहले के हैं, है ना, उनमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल ही प्रेजेंट होगा मोनेरा में। मोनेरा में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल, तो उनको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स, बिकॉज दे शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं कि इनमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस दिखता है, मतलब साइटोप्लाज्म से अलग होकर न्यूक्लियस बना है, उसके अंदर डीएनए वीएनए दिखेगा, लेकिन इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो बाहर ही साइटोप्लाज्म में होते हैं। समझ में आ रहा, साइटोप्लाज्म मतलब ये साइटोप्लाज्म,
और बाहर का ये जो है ये है तुम्हारा सेल वॉल। और भी होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होगा, वो डिटेल में आप लोगों को सेल चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग बस इतना समझो कि जो बेसिक फीचर्स हैं, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है। और जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन जो मोनेरा है उसके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, तो उनको हम कह देंगे यूनिसेल्यूलर। क्या कह सकते हैं हम लोग उनको? यूनिसेल्यूलर। समझ में आया? और एनसीईआरटी में एक और लाइन दी जाती है ना, एनसीईआरटी की लाइन है कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक, तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। सोल मतलब ओनली, है ना? मतलब मोनेरा किंगडम में सिर्फ बैक्टीरियाज के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि बैक्टीरिया ही आती है मोनेरा किंगडम में। जैसे हम लोग यूकैरियोट्स में आते हैं, है ना, यूकैरियोट्स हमारा सेल है, लेकिन हमारा किंगडम है एनिमेलिया। तो वैसे ही जो मोनेरा किंगडम है उसमें क्या आते हैं? बैक्टीरियाज। ठीक है, तो बैक्टीरियाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर मोनेरा में पढ़ा रहा हूँ तो मैं बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दोनों को अलग अलग नहीं करना है। समझ में आया? इतना समझ में आया? देख लो, मैंने बता दिया इसमें न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट। तो अगर चलो मैं क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन डाल देते हैं यहाँ पे ना, एक क्वेश्चन डाल दूं कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन ए, बी, सी या डी। ए देख देते हैं, ऑल बैक्टीरिया, ऑल सम मोनेरा, सम बैक्टीरिया। ठीक है, सम बैक्टीरिया, सम प्रोकैरियोट। तो आप लोग इसका आंसर क्या दोगे, बताओ मुझे? इसका आंसर बहुत ही ईजी हो जाएगा कि ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, सारी बैक्टीरियाज में, फिर ऑल मोनेरा अगर आता तो वो दोनों ऑप्शन हो जाते हैं। ऑल बैक्टीरिया, ऑल मोनेरा एक ही बात है ना, क्योंकि वही मेंबर है सिर्फ। समझ में आया इतना? तो एमसीक्यूज देखो ना, मैं 2 एमसीक्यूज तो ऐसे ही करा दिया पहले ही स्लाइड में। इतना आप लोगों को समझ में आया? अब देखो, हम लोग मोनेरा में, जो किंगडम मोनेरा है, इनमें 2, जैसे बैक्टीरिया तो पढ़ेंगे, बैक्टीरिया तुम लोग पढ़ने वाले हैं, तो किंगडम मोनेरा में हम लोग जो उसकी मेंबर है, कौन है मेंबर इसका? बैक्टीरिया। तो इनके बारे में तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन उसमें 2 बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं। एक होता है आर्के बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। इनको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब पुराना। जब नया नया दुनिया बनी थी, है ना, अर्थ फॉर्म हुआ था, तो उनमें सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए थे। और प्रोकैरियोट्स में मतलब बैक्टीरियाज आए थे, और बैक्टीरियाज में भी सबसे पहले आर्की बैक्टीरियाज आए थे। कौन आए थे? आर्की बैक्टीरियाज। समझ में आया? इतना चीज़ समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन कर लो। अगर नोट डाउन करना, 2 क्वेश्चंस कराए मैंने, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। ज़्यादा डिफरेंस तो बताया नहीं, वो सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, और बेसिक मैंने फीचर्स बताए हैं। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं किंगडम मोनेरा में। जैसे हम लोग ने पढ़े अभी कि मोनेरा में हम लोग ने 2 तरह के और क्लासीफाई हमने किया उनको। पहले यू बैक्टीरिया और उसके बाद आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो है ये, इनमें यू बैक्टीरिया जो है ये थोड़ी और एडवांस है, और आर्की बैक्टीरिया जो है वो प्रिमिटिव है, पुरानी है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है वो पुरानी है। तो इनमें यू बैक्टीरिया में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे। एल्गी है, लेकिन प्लांट किंगडम में
नहीं आता है, इसको यू बैक्टीरिया में रखा गया है ना। इसका नाम है सायानोबैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा भी है, और माइकोप्लाज्मा और सम अदर बैक्टीरियाज भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सम अदर बैक्टीरियाज, सम अदर बैक्टीरियाज। और आर्की बैक्टीरियाज में ये लोग, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मिथेनोजेंस आते हैं। दूसरे थर्मो एसिडोफाइल्स, और देखो मिथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफिल्स और हेलोफाइल्स, ठीक है। इनके ये बैक्टीरियाज की कैटेगरीज है। तो हमने मोनेरा में देखा कि बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में देखिए कि 2 बैक्टीरियाज होती है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। उसमें भी हम लोग ने क्लासिफिकेशन देखा कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। अब देखो इनके बेसिक फीचर्स चल रहे, अभी बेसिक फीचर्स चल रहे हैं। तो बेसिक फीचर्स में इनमें क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मैंने अभी बताया कि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो प्रोकैरियोट्स है ना, प्रोकैरियोट्स में इतना अच्छे से न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता है, और न्यूक्लियस अच्छे से नहीं होता है। और ये लोग जो सेल डिवीजन शो करते हैं वो ना तो माइटोसिस है, नॉट माइटोसिस, नो माइटोसिस और मियोसिस, ना ही मियोसिस है ना माइटोसिस है, ये लोग एमाइटोसिस शो करते हैं, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो भी एब्सेंट होने वाला है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो भी एब्सेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूकैरियोट्स की, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी एब्सेंट होने वाला है। समझ में आ रहा है इतना? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स है, दोनों चीज़ एब्सेंट होने वाली है, और मियोसिस माइटोसिस भी नहीं देखने मिलने वाली, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ गया, इतना आप लोगों को समझ गया। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले, इसके बेसिक फीचर्स हम लोग ने जान लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसके हैबिटेट्स, ठीक है, इसके हैबिटेट्स। तो इधर आप डाल लो हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है? हैबिटेट्स का मतलब क्या होता है? हैबिटेट्स मतलब बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह पाया जाएगा, ठीक है। कोई पूछे कि वेयर बैक्टीरिया कहाँ मिलता है, तो आप लोगों को बोलना है हर जगह मिलता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एवरीवेयर, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एवरीवेयर, ठीक है। एवरीवेयर मतलब इसको एक और टर्म्स के हम लोग बोलते हैं कि बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब वो हर जगह मिलता है, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। और एनसीईआरटी की एक लाइन आती है, एनसीईआरटी की एक लाइन आती है कि hundreds of bacteria found in handful of soil, है ना। मतलब एक मुट्ठी आप मिट्टी लो, गार्डन सॉइल ले लो, है ना, मिट्टी ले लो एक मुट्ठी में, तो उसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ, अब कितना पता नहीं बैक्टीरिया मिलेगी, लैक्स भी मिल सकती, थाउजेंड्स भी मिल सकती है, डिपेंड करता है मिट्टी कहाँ की है। बट एनसीईआरटी में हंड्रेड्स लिखा है, तो आप लोग को हंड्रेड्स वाला ऑप्शन अगर आ गया तो उसको ही मार्क करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हंड्रेड्स ही आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अब हैबिटेट में, ठीक है, इतना आप लोग लिख लिए हो ना। अब हैबिटेट्स में मैं बता दूं कि ये जो है एक नॉर्मल हैबिटेट भी चुन सकते हैं और एक एक्सट्रीम हैबिटेट भी चुन सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस कैसे? आप लोग को बिलीव नहीं होगा कि बैक्टीरियाज हर जगह, मतलब हर जगह, लिटरली हर जगह। अगर आप लोग बोलोगे कि सर बैक्टीरियाज एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब कैसे, किस जगह फाउंड होते हैं, तो वो वॉल्केनो में भी फाउंड होते हैं, जो एकदम गर्म लावा होता है,
उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं। जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन सोच लो, वहाँ पे भी बैक्टीरिया आप लोग को दिख जाएंगे। तो एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब कैसे, एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब कैसे, आप लोग को डेजर्ट में भी, जहाँ पे लाइफ तो रहती ही नहीं है, लाइफ ऑलमोस्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, फिर भी वहाँ पे भी बैक्टीरिया आप लोग को देखने मिलेंगे। तो डेजर्ट में जहाँ पे H2O कम होगा, है ना, आप लोग को वोल्केनो में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। थर्ड, आप लोग को कहाँ मिलने वाले हैं, स्नो में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, और भी देख लो। और आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, डीप सी, समुद्र की गहराइयों में, उधर भी आपको बैक्टीरिया मिलेगा। लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशन कैसे हुआ, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वेरी वेरी हाई। आप लोग समुद्र में जाओगे तो आप लोग का बॉडी पूरी कोलैप्स हो जाएगी अगर डीप सी में जाओगे तो। ठीक है, उतना ज़्यादा प्रेशर होता है। और वहाँ पे तो लाइट भी कम होती है ना, सनलाइट लो, सनलाइट तो पहुँचती नहीं वहाँ तक, तो सनलाइट बहुत ज़्यादा कम हो गई, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो वहाँ पे भी मिल जाएंगे ये एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस पे पाए जाते हैं। स्नो, डेजर्ट, डीप सी, थर्मल स्प्रिंग। ठीक है, थर्मल स्प्रिंग देख लो, थर्मल स्प्रिंग वोल्केनो, ठीक है, लिख दिया है। अब देखो, एक हो गया नॉर्मल नेचुरल हैबिटेट, दूसरा हो गया एक्सट्रीम कंडीशंस, तीसरा तीसरा ये लोग एज अ पैरासिटिक, पैरासिटिक भी किसी के ऊपर या किसी के अंदर, लिटरली एनसाइटिक लाइन बोल रहा हूँ मैं, ऑन और इन होस्ट। ठीक है, कहाँ पे, ऑन और इन होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, ऑन मतलब और इन मतलब, ऑन मतलब सरफेस पे और इन मतलब अंदर, सरफेस के अंदर। लेकिन किसके, कोई भी ऑर्गेनिज्म के, जैसे हमारे अंदर भी बैक्टीरियाज हो सकती हैं। ठीक है, हमारे पेट में जैसे जो डाइजेशन कराते हैं, जब हम लोग जो दही पीते हैं, ठीक है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स पीते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनमें भी गुड बैक्टीरियाज होती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, फर्मेंटेशन में हेल्प करती हैं, है ना। और इनमें भी बाहर भी बैक्टीरियाज हो सकती हैं, आपने हाथ नहीं धोए तो भी बैक्टीरियाज बहुत सारी हो सकती हैं, पैरासाइट हैं। तो पैरासिटिक क्या है, पैरासिटिक क्या है कि जो अपना फ़ायदा लें और दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। तो बैक्टीरियाज तो ऐसी ही होने वाली हैं, बैक्टीरियाज थोड़ी आप लोग की भलाई सोचेगी। हाँ, अगर वो सिम्बायोटिक हुई तो अपने फ़ायदे के बदले आपको फ़ायदा देगी। लेकिन पैरासिटिक कौन होते हैं, जो सामने वाले को नुकसान पहुंचाएं और अपना खुद का फ़ायदा लें। और जिसका नुकसान पहुंचता है उनको ही हम लोग होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होस्ट। तो ये अपने होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर भी रह सकती हैं। समझ में आया, बैक्टीरियाज रह सकते हैं। इतना समझे, इतना समझे। ठीक है, पैरासिटिक, इन और ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब इसमें भी सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, अगर आपको देखना है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा हूँ मैं, सिम्बायोटिक भी होती है। सिम्बायोटिक मतलब उसका भी फ़ायदा होगा कुछ, उसको तो होस्ट मिलेगा और तुमको, जैसे हमारी जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है हमसे उनकी। क्या रिलेशनशिप है कि हम उनको होस्ट जगह दे रहे हैं अपने गट में रहने के लिए, और वो क्या कर रहे हैं, हमको खाना, जो बुरी जो बैक्टीरिया है उनको मार रहे हैं, है ना, तो हमको बचा रहे हैं, हमारी गट हेल्दी रख रहे हैं। तो सिम्बायोटिक है एकदम, दोनों का प्रॉफिट होने वाला है। पैरासिटिक में हमारा नुकसान होगा, बैक्टीरिया का प्रॉफिट होगा। तो ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, सिम्बायोटिक हो सकती हैं, पैथोजेनिक भी हो सकती हैं और नॉन पैथोजेनिक भी हो सकती हैं। पैथोजेनिक मतलब हो सकता है बैक्टीरिया तुमको नुकसान पहुंचाए तो पैथोजेनिक हो गई, है ना, डिजीज़ कॉजिंग को हम लोग पैथोजेनिक कहते हैं। और नॉन पैथोजेनिक मतलब जो डिजीज़ नहीं कॉज करेगी। समझे, इतना लिख लो आप लोग। फिर हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम लोग ने पढ़ लिया बेसिक फीचर्स, बेसिक फीचर्स हमारे डन हो गए। सेकंड, हम लोग ने हैबिटेट भी डन कर लिया है। थर्ड, हम लोग आते हैं फीचर्स, सॉरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर। फीचर्स तो हो गया, स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसा दिखता है, वैसा ही हमारा बैक्टीरिया दिखने वाला है, क्योंकि बैक्टीरिया इज इटसेल्फ प्रोकैरियोट। समझ में आया, इतना नोट डाउन कर लो आप लोग, कर लिए। थर्ड चीज़ हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर, ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हमको पता है कि बैक्टीरिया क्या है हमारा, यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोट, ठीक है, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमारा बैक्टीरिया है ना। अब इसकी शेप कैसे होती है, शेप इसकी बहुत वैरायटी होती है, ठीक है। इसके शेप 4 तरह की होती है, ठीक है, 4 टाइप्स ऐसे लिख देते हैं ना, 4 टाइप्स, 4 तरह की इनकी शेप देखने मिलती है। इनके ही बॉडी टाइप हो रहे हैं भाई बैक्टीरियाज के भी। अब बैक्टीरियाज के क्या बॉडी टाइप्स होंगे बताओ जरा। तो इनके बॉडी टाइप्स होंगे 4 तरह के। तो सबसे पहले होगा गोल मटोल, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोकस। क्या बोलेंगे, कोकस। आप लोग यहाँ पे फोकस, कोकस मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल यानी गोल गोल। डन। अब इसमें भी बहुत आते हैं, जैसे डिप्लोकोकस हो गया, डिप्लोकोकस हो गया, डिप्लोकोकस में से 2 हो जाएंगे ना, ऐसे 2 डबल, ऐसे 2। फिर स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस वर्ड आगे समझ जाना कि उसका शेप राउंड होने वाला है, ऐसे लीनियरली, स्ट्रेप्टोकोकस। निमोनिया होता है ना, निमोनिया जो तुमको बचपन में होता था, तो वो ऐसी बैक्टीरियाज थी लंबी लंबी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe उनका नाम है। थर्ड हम लोग स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस हम लोग कहाँ देखने वाले हैं, स्टेफाइलोकोकस ऐसे क्लस्टर फॉर्म में होता है, स्टेफाइलोकोकस बहुत सारे बैक्टीरिया क्लस्टर फॉर्म में। अब स्टेफाइलोकोकस कहाँ देखने मिलेगा आप लोग को, स्टेफाइलोकोकस आप लोग को देखने मिलेगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स 2, उसमें आप लोग जब, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में भी, पता नहीं दोनों चैप्टर में से किसी में तो है। तो जो जो हमारे वो थे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, जो साइंटिस्ट उसका आविष्कार करते हैं उसको पहली बार देखते हैं पेनिसिलिन को, तो पेनिसिलिन को नहीं खोज रहे थे, वो स्टेफाइलोकोकस पे क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस पे एक्सपेरिमेंट करते। फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग करके साइंटिस्ट हैं, वो स्टेफाइलोकोकस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो गलती से उनसे क्या हो गया, पेनिसिलिन का इन्वेंशन हो गया, वो हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो स्टेफाइलोकोकस। सेकेंड, सेकेंड है रॉड लाइक, ये तो स्फेरिकल शेप हो गया। उसके बाद हमारे बैसिलस, बैसिलस, इसका एग्जांपल आप लोग को मिल जाएगा लैक्टोबैसिलस, जो डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं ना, लैक्टोबैसिलस, जो दूध पीते हैं, जो दही खाते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं, है ना। तो इनका शेप क्या होने वाला है, रॉड लाइक, क्या होने वाला है, रॉड लाइक शेप, यानी इस तरह का, ऐसा, बराबर। अब इसमें एग्जांपल्स आप लोग को मिल जाएगा लैक्टोबैसिलस, डन है। थर्ड हम लोग को मिलने वाले हैं स्पिरिलियम, स्पिरिलियम मस्त है ना। इसको, इसका शेप क्या है, स्प्रिंग शेप, ठीक है, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप, ठीक है, ऐसा ऐसा देखने मिलेगा कुछ ये। और ये क्या बना दिया मैंने इस पर, इसकी मूछें नहीं है वो, ये है फ्लैजेला, ये क्या है, फ्लैजेला। और इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल स्पिरिलियम, ठीक है। और लास्ट वाला हम लोग देखेंगे विब्रियो, विब्रियो, विब्रियो होगा हमारा कॉमा शेप, कॉमा शेप, बिल्कुल कॉमा शेप, कॉमा शेप मतलब ऐसे बड़ा कॉमा बताया था ना, कॉमा कैसे दिखता है यार, ऐसे, ऐसे, तो ये शेप की भी बैक्टीरिया होती है ऐसे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विब्रियो। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जिससे तुम लोग को कॉलेरा हो सकता है, किसी को हो ना, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिससे कॉलेरा होता है ना, कॉलेरा डिजीज़ हो जाती है, तो वो ये वाली बैक्टीरिया से होती है। क्या नाम है उसका, विब्रियो कॉलेरे, ठीक है, क्या नाम है, विब्रियो कॉलेरे।
क्या नाम है, विब्रियो कॉलेरे। ये एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लोग देख लो कि 4 टाइप के शेप हैं, स्पिरिलियम, बैसिलस, विब्रियो, कोकस। 4 शेप आप लोग याद रखना, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे इसमें फ्लैजेला बना दें, है ना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन उतना डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है। 4 जो टाइप है शेप के अकॉर्डिंग आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं बना दूँ, है ना, इसका स्ट्रक्चर बना दूँ, मेन स्ट्रक्चर कैसा दिखने वाला है ये। तो इसके मेन स्ट्रक्चर एक बार देख लो आप लोग। मेन स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, मेन स्ट्रक्चर इसका ऐसा है। ये आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हो सेल चैप्टर में, बट फिर भी यहाँ पे आप लोग को समझ जाए इसीलिए मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये टिपिकल प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट का ये क्या है, प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें आउटर जो है इसको कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, मिडल वाले को कहेंगे सेल वॉल, अंदर वाले को कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक, और तीनों को मिला के कहेंगे सेल एनवेलप। एनवेलप जो होता है ना, लिफाफा आप लोग देते हो ना शादियों में, तो ये इसका एनवेलप है, मतलब बाहर की कवरिंग है। समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा मिटा के ऐसा बनाएंगे, अगर एक्सटेंशन हो गया, किसका एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद फिर से इसको ऐसा कर देंगे, इधर भी ऐसा कर देंगे, इसमें ऐसा पिगमेंट्स बना देंगे और इसको नाम रख देंगे हम लोग क्रोमैटोफोर्स। क्या बोल देंगे, क्रोमैटोफोर्स। याद रखना, क्रोमा शब्द आ रहा है ना, मतलब ये कलर देता है, और इसमें ये कलर पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और पिगमेंट्स होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा बैक्टीरिया की। नेक्स्ट क्या बना, ये क्या है, ये क्या है, ये मीजोजोम्स हैं। क्या है ये, मीजोजोम्स। अब मीजोजोम्स क्या करते हैं, मीजोजोम्स का काम है, इसका लिख दो, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो सबको पता है यार, है ना। नेक्स्ट, मीजोजोम क्या करता है, हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। क्या करेगा ये, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेगा, किसकी, बैक्टीरिया की। उसके बाद हमारे 3 सरफेस स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा पिलाई। क्या पिलाई, पता नहीं क्या पिलाई, पर इसका नाम है पिलाई, PILI, ठीक है। इससे क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन कैसे, एक दूसरा बैक्टीरिया आएगा, उसके सरफेस से अपना पिलाई अटैच कर देगा और अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। उसको कहते हैं कॉन्जुगेशन, है ना, वो बाद में देखेंगे। पहले इतना समझो, ये पिलाई हो गया, मैंने 3 स्ट्रक्चर बोला। दूसरा होता है हमारा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, एक होता है ऐसे, ये देखो क्या है, ये फ्लैजेला है, इससे चलता फिरता है वो, ठीक है। पिलाई किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। किस में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन। फ्लैजेला में 3 चीज़ें होती हैं, हुक, बेसल बॉडी, पहले बेसल बॉडी होगी, बेसल बॉडी, नेक्स्ट हुक, और लास्ट में ये लंबी चीज़ फिलामेंट। क्या है ये, फिलामेंट। और क्या होंगे इसमें, ये गोल 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 क्या है, ये इसके राइबोसोम्स हैं। ये क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, है ना, ट्रांसलेशन करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे। और राइबोसोम कौन से हैं, 70H टाइप। कैसे हैं, 70H टाइप। और इसमें और क्या चीज़ देखने मिलेगी हमको, ठीक है। इसमें और क्या चीज़ देखने को मिलेगी, इसमें 2 तरह के क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर दिखेंगे। एक तो इसका मेन वाला, जिसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, न्यूक्लियोइड। याद रखना, इसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं है, बट स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोइड कहेंगे। न्यूक्लियोइड होगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म ये पूरा एरिना, क्या ये, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड। और एक और चीज़ प्रेजेंट होगी ऐसा गोल मटोल, जिसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, ठीक।
मतलब इसमें न्यूक्लियोइड में तो डीएनए प्रेजेंट होगा मेन वाला, बट जो प्लाज्मिड है उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। इससे वो बाहर की कुछ अलग अपने कैरेक्टर शो करेगा। जैसे अगर बैक्टीरिया में कुछ तुमने एंटीबायोटिक डाला, ठीक है, बैक्टीरिया में क्या डाला, एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, वो मर ही नहीं रहा है भाई, तुमने एंटीबायोटिक डाला उसको मारने के लिए, बट मर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके प्लाज्मिड जो है ना ये वाला, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की जीन है। देखिए ऐसे उसकी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स अपने शो करता है। फिनोटिपिक मतलब दिखने वाले कैरेक्टर्स, ठीक है, दिखने वाले कैरेक्टर्स को हम लोग, और क्या प्रेजेंट होगा इसमें, 3 मैंने स्ट्रक्चर बोला था ना, ये फिम्ब्रे, फिम्ब्रे बना दूँ, कहाँ बना दूँ फिम्ब्रे, फिम्ब्रे ये भी ऐसे होता है पिलाई के जैसे, बट इसका काम क्या है, फिम्ब्रे, ये ब्रश ब्रिस्टल लाइक होता है, ब्रिस्टल लाइक पता है, ब्रिस्टल लाइक पता है, जैसे ब्रश दांत घिसते हैं ना जैसे ब्रिस्टल, तो वैसे शेप का होता है। और हेल्प क्या करता है, हेल्प्स इन अटैचमेंट, है ना। जैसे तुम्हारे अगर अंदर बैक्टीरिया आ गया तो तुम्हारे अंदर अटैच कैसे रहेगा वो, इसके वजह से फिम्ब्रे से पकड़ लेगा वो। और ये तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं फ्लैजेला, बेसल बॉडी हुक फिलामेंट। और फ्लैजेला किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन, हेल्प्स इन लोकोमोशन। और ये तीनों को हम लोग सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं, किसको, पीलाई को, फ्लैजेला को, और ये फिम्ब्रे, क्या कहेंगे इनको, सरफेस स्ट्रक्चर। डन है इतना, बताओ मुझे, डन है इतना भाई? पूरा मैंने प्रोकैरियोटिक सेल ही पढ़ा दिया इसमें, तो पूरा प्रोकैरियोटिक सेल ही हो गया, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर तो देखना था, ठीक है, स्ट्रक्चर तो हमको देखना ही था, किसका, बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर तो देखना ही पड़ेगा ना, तो हमने देख लिया। लिख लो आप लोग, इसको जल्दी से लिख लो, हम इसको इंक पिला देते हैं मार्कर को। ठीक है, लिख लिया इतना, सब लोग ने लिख लिया क्या? नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, न्यूट्रिशन। और इसका न्यूट्रिशन बड़ा बवाल है भाई, इसका न्यूट्रिशन बहुत ही खतरनाक है, देखो कैसे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ लिए, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के बाद क्या पढ़े थे, हैबिटेट, बेसिक फीचर्स, हैबिटेट और स्ट्रक्चर। तो फोर्थ है ये, क्या है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। अब एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसके न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ये हर तरह की चीज़ खा सकता है, हर तरह का न्यूट्रिशन शो कर सकता है, आपके जैसा नहीं कि सिर्फ वेज और नॉन वेज, ये कुछ भी खा सकता है, ये धूप भी खा सकता है, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है, सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, ये कैसा भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी में लाइन दिया है, जैसे आप लोगों ने स्ट्रक्चर तो देखा ना, कितना सिंपल स्ट्रक्चर था, कुछ नहीं, बैक्टीरिया ही वही था, बैक्टीरिया ही वही था, कितना सिंपल स्ट्रक्चर है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है कि सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इनके बर्ताव को कोई आज तक समझ नहीं पाया, हाँ कुछ समझा देंगे। सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, और बिहेवियर कैसा, न्यूट्रिशनल, है ना, शोज, है ना, क्या लिख देंगे, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, शोज न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, कुछ भी खा सकता है। इसकी वजह से हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, मोस्ट एक्सटेंसिव, मतलब सबसे अलग थलग, क्या है इसका, मेटाबॉलिज्म, सबसे अलग थलग, है ना, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ लोगे अगर एनसीईआरटी में तो मिल जाएगा आपको लाइंस, बहुत सारे न्यूट्रिशन देखने को मिलने वाले हैं इसमें, है ना, वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस
इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक, अब देखो इसमें बता दूं कि इसमें आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी देखने मिल सकता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी देखने मिल सकता है। तो आप पहले लिखोगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और बी होगा आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों। लेकिन इनमें जो टाइप्स हैं तो उन टाइप्स में पर्टिकुलर शो करेगा क्या? नहीं, सब, हर एक। इसमें भी दो होते हैं, ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक, यानी कि ऑटोट्रॉफिक में भी ऑक्सीजनिक ऑटोट्रॉफ और एनऑक्सीजनिक, मतलब ये लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ये लोग ऑक्सीजन की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन नॉट यूज़, वो भी शो करेगा, वो दोनों शो करेगा। हेटेरोट्रॉफ में आप लोगों को मिल सकता है सैप्रोफिटिक मतलब किसी मरे हुए जानवर के या किसी डेड प्लांट के ऊपर रहकर उनको पूरा खा लेना, तो वो है सैप्रोफिटिक। ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, खाते हैं उनको। कौन? बैक्टीरियाज। सैप्रोफिटिक हो गया। और कौन सा हो सकता है? पैरासिटिक और हो सकते हैं सिम्बायोटिक। मतलब इस हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना अपने न्यूट्रिशन के लिए, हेटेरोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद से खुद का खाना बनाना। तो ऑटोट्रॉफिक में भी इसमें और डिटेल में बता देते हैं ना, इसमें हम लोग लिख लेते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब सनलाइट को यूज़ करके, और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ। देखो, एक फोटो ऑटोट्रॉफ हो गया, एक कीमो ऑटोट्रॉफ हो गया, एक सैप्रोफिटिक हो गया, एक पैरासिटिक हो गया, एक सिम्बायोटिक हो गया। देख रहे हो कितना सारा है ना, कितना सारा है। तो आप लोग बताओ कितने टाइप्स हैं इसके न्यूट्रिशन के? इसमें भी ऑक्सीजनिक भी है, नॉन ऑक्सीजनिक। तो 1 2 3 4 5, ये 3 4 5 6 तरह के न्यूट्रिशन है ना, शोज 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आया क्या? 6 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो कर रहा है? हमारा बैक्टीरिया। डन है। लिख दो हेडिंग ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद से खुद का खाना बनाना, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। अब ऑटोट्रॉफिक वाले करते क्या है मेनली? चलो क्या करते हैं पता है? राज की बात है, बता दूं। राज की बात सुनो। सरे राज कौन है और किसकी बात हम सुने? सुनो, जो ऑटोट्रॉफिक है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है कहाँ? हर जगह। कार्बन डाइऑक्साइड तो हर जगह रहता है ना। तो क्या करते हैं? सबसे पहले देखो, ऑटोट्रॉफिक रहते हैं। समझो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम लोग को बनाना है ग्लूकोज। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक? बताओ। इनऑर्गेनिक क्यों? उसमें हाइड्रोजन ही नहीं है ना, और इनऑर्गेनिक हुआ। तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक। इसको हम लोग क्या करना है? हम लोग को इससे ग्लूकोज बना देना है, जो कि है ऑर्गेनिक। क्या है? ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? देखो, हाइड्रोजन। हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन कराना है। क्या कराना है? रिडक्शन। तो ऑटोट्रॉफिक लोग क्या करते हैं भाई? ऑटोट्रॉफिक लोग सिंपल क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक चीज़ का रिडक्शन करा के ऑर्गेनिक चीज़ बना देंगे, और फिर ऑर्गेनिक चीज़ को बैठ के खाते रहेंगे और उससे एटीपी बनाते रहेंगे। एटीपी क्या है? एनर्जी। ठीक, तो अपने काम करने के लिए वो लोग एटीपी प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब इसको लोग क्या कर देंगे? रेस्पिरेशन करेंगे मतलब ऑक्सीजन यूज़ करेंगे और क्या बना देंगे? एटीपीस, है ना। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी।
ठीक है। तो ये लोग ATP बनाने वाले हैं, इतना समझ में आ रहा है, दिख रहा है? देखो ATP बनाने वाले हैं, इतना समझे? तो सर रिडक्शन के लिए क्या चाहिए रहता है, ये रिडक्शन कराने के लिए क्या चीज़ चाहिए रहता है? मैं बता देता हूँ। रिडक्शन कराने के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा एनर्जी, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन और दूसरा एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्वेश्चन पूछ दूँ इसी में, अगर आप लोग को ये चीज़ समझ गई। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, है ना। क्वेश्चन लिखो, मतलब बताना कि विच ऑर्गेनिज्म या विच किंगडम, ठीक है, विच किंगडम, विच किंगडम members can only absorb inorganic compounds. A. Monera, B. Protista, C. Fungi, D. Plantae, E. Animalia। बताइए। देखो ओनली अब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफ। बताओ आंसर क्या होगा इसका? कि कौन सा ऑर्गेनिज्म खाली इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अब्जॉर्ब करेगा। यानी मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा किंगडम के मेंबर्स इसमें ऑटोट्रॉफिक हैं। सिर्फ क्या लिखा है इसमें? ओनली, भूलना नहीं है। अब देखो मोनेरा देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मोनेरा तो दो, ये तो ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफ भी हो सकता है, तो ओनली नहीं हुआ ना। हाँ ऑटोट्रॉफिक तो है बट हेट्रोट्रॉफिक भी है साथ में। सेकंड प्रोटिस्टा, उसका भी यही खेल है, ये तो हेट्रोट्रॉफ है, ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक ही हो सकता है। हमारे प्लांट्स देखो कितने भोले भाले, किसी पे डिपेंड नहीं करते, अपना खाना खुद बनाते हैं और खा लेते हैं। यानी उनको चाहिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्लांट को ऑर्गेनिक चीज़ नहीं चाहिए। हाँ ऑर्गेनिक, लेकिन वो उसमें नहीं यूज़ होगा, फोटोसिंथेसिस में या खाना बनाने में यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक उसमें तो जा सकता है ना, सॉइल वॉइल में अब्जॉर्ब, उसकी खाद बनेगी फिर ये, लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उसको सब्सटेंस को ऑर्गेनिक चीज़ बनाने के लिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? नेक्स्ट आप लोग हेडिंग अगर डालोगे तो क्या डालोगे? ऑटोट्रॉफ तो हो गया, उसमें पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि छोटा है, फोटोट्रॉफ बड़ा है, उसमें ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक अलग है, ठीक है। तो पहले कीमो ऑटोट्रॉफिक पढ़ लेते हैं, तो हेडिंग डालो कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। लिखो कीमो ऑटोट्रॉफ। समझो कीमो ऑटोट्रॉफ क्या है। कीमो ऑटोट्रॉफ, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बैक्टीरिया इसके पास जाएगा और इसके पास जाकर अपने हथियार फेंकेगा इसको पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, तो इस इनऑर्गेनिक को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी मिल सकती है, समझे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी मिल सकती है, ठीक। कैसे? देखो समझो, ये कोई बैक्टीरिया है, क्या है? एक बैक्टीरिया, और ये क्या है? देखो ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बैक्टीरिया क्या करेगा? अपना एंजाइम छोड़ेगा, रिलीज एंजाइम, ये पहला स्टेप हो गया, एंजाइम छोड़ना, है ना। और इस एंजाइम से इसका क्या होगा? इसका होगा ऑक्सीडेशन और कुछ और दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। समझो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, तो
इससे कुछ कंपाउंड बी बन जाएगा। ठीक, अब इसके ऑक्सीडेशन कराने पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को कौन यूज़ कर लेगा? बैक्टीरिया यूज़ कर लेगा। क्या करने के लिए? टू फॉर्म एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। पूरा एक एक स्टेप लिखना है। पहला, दूसरा स्टेप होगा ऑक्सीडेशन। बैक्टीरिया ने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखा, उसको उसने एंजाइम डाल दिया, उसके ऊपर छिड़क दिया ऐसे केमिकल अपने, और उस केमिकल को छिड़कते ही उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया और कंपाउंड बी बन गया। अब ऑक्सीडेशन होते ही एनर्जी रिलीज हुई, तीसरा स्टेप एनर्जी रिलीज हुई, और इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया गया। क्या किया? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक, और इससे हम लोग बना दिए एटीपी। क्या बन गया? एटीपी फॉर्मेशन ऑकर, एटीपी फॉर्मेशन ऑकर। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो हो गया, डन हो गया, एटीपी बन गया। नहीं, ये एटीपी सिर्फ, ये एटीपी, बड़ा सेल बनाते हैं ना, बड़ा सेल बना देते हैं। ये एटीपी किस लिए बना है? यूज़ करने के लिए नहीं, ये एटीपी बना है CO2 को ग्लूकोज बनाने के लिए, है ना। ATP used in reduction of CO2, या फिर और इनऑर्गेनिक CO2 ही लिख दो, चलो ठीक है, ग्लूकोज बनाने के लिए। 6th पॉइंट, अब इसको हम लोग रेस्पिरेशन करके और एटीपी बना लेंगे। 7th, और एटीपी फॉर्म्ड। समझे? तो ये 7 स्टेप बता दिया कीमो ऑटोट्रॉफ के, एक ही डायग्राम में 7 स्टेप हो गए। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे, सबसे पहले ये अपना बैक्टीरिया गोल गोल। तो बैक्टीरिया ने क्या किया? ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने क्या किया? सबसे पहले ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के पास गया और कुछ एंजाइम्स रिलीज़ किया, और एंजाइम रिलीज़ करने से ही क्या हुआ? इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होने लगा, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होने की वजह से एक एनर्जी रिलीज़ हुई। उस एनर्जी को बैक्टीरिया ने ले लिया और क्या बना दिया? एटीपी। ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन। और उस एटीपी को क्या कर दिया? हमने नहीं, बैक्टीरिया ने क्या किया? उस एटीपी की मदद से CO2 को रिड्यूस करा के ग्लूकोज बना दिया। अब ग्लूकोज को चाहे कैसे भी यूज़ करे, उसका जब मर्जी चाहे एटीपी बना दे। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर एटीपी तो पहले ही बन चुका है, तो बैक्टीरिया ने उसको यूज़ क्यों नहीं किया? क्यों फोकट में उसने CO2 को रिड्यूस करा के ग्लूकोज? भाई अगर वो एटीपी यूज़ कर लेगा तो अगले दिन क्या खाएगा, है ना। अभी हमारे हाल ही में स्टैंड अप कॉमेडियन ने कहा है कि मुझे कल की चिंता नहीं है, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। तो ये हाल बैक्टीरिया का ना हो, इसीलिए ठीक है उसने एडवांस में एटीपी से पहले ही रिडक्शन करा के, क्या करा के? रिडक्शन करा के ग्लूकोज बना लिया है। अब इस ग्लूकोज को वो परसों नरसों तरसों जब चाहे यूज़ करेगा। ठीक है, अगर मान लो कि इस एटीपी को वो डायरेक्ट यूज़ कर लेता, अगर इस एटीपी को डायरेक्ट यूज़ कर लेता तो काहे का ऑटोट्रॉफ भाई? ये तो फिर कीमो हेट्रोट्रॉफ हो जाता ना, दूसरे का एनर्जी ले रहा है तो ऑक्सीडेशन करके। ये क्या बात हुई? जैसे हम पेड़ काट के खा लेते हैं, फल काट के, पेड़ तो नहीं काटते, फल काट के खा लेते हैं, तो हम तो हेट्रोट्रॉफ, वो भी तो हेट्रोट्रॉफ हो जाएगा ना, ऑक्सीडेशन करा के एनर्जी ले लिया। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि खुद से बनाओ ना एटीपी, दम है तो खुद से बनाओ, तो उसने दम है उसके पास तो इसने खुद से बना दिया, तो ये कीमो ऑटोट्रॉफ है। समझा? इतना समझा क्या? तो अब इसको तुम लोग वर्ड्स में लिखना है तो लिख लो कि बैक्टीरियल सेल रिलीज certain enzyme to oxidize inorganic compounds. Second, due to oxidation of
organic compounds, energy released, this released energy is absorbed by bacteria to form ATP, ठीक है. Then ATP is used to form glucose from CO2 by reduction. देखना यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लास्ट में रिडक्शन हो रहा है. तो आप लोग ये मत बोलना कि कोई भी इनऑर्गेनिक चीज़ को ये कंपाउंड बनाया मैंने, ये ऑर्गेनिक चीज़ नहीं बनाया. याद रखना, ऑर्गेनिक चीज़ बनाने के लिए तुमको रिडक्शन ही करना पड़ेगा. ऑक्सीडेशन से कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ नहीं बनने वाली, ठीक. तो आप लोग लिख लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए. तो आज के लिए इतना ही, ठीक है. कैमरा थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया है, कोई बात नहीं. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आप लोगों का लेक्चर समझ गया होगा. कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और वेट कीजिए. सेकंड लेक्चर इसका जल्दी आने वाला है और हम चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है. तब तक पढ़ते रहिए और इसको रिवाइज करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.